तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा जो मानव का पर्यावरण के साथ में संबंध है, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी कहा जा सकता है कि पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, मानव जीवन पर पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से अगर हमारा सेकंड यूनिट में से प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो तब हमें उसका आंसर इस तरीके से देना है। तो चलिए देखते हैं। मानव एवं पर्यावरण संबंध। पर्यावरण पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग है जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके से हम कुछ बातें समझते चलेंगे और लाइन टू लाइन भी देखेंगे कि आप लिखने के लिए, लिखने योग्य आपके पास में कोई ना कोई मटेरियल जो है वो पहुंच सके। ये सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास, कार्य प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण से प्रभावित होते रहते हैं। ये जो भी अपने जैविक होते हैं, इन पर पर्यावरण का प्रभाव जो है वो पड़ता रहता है। कहीं तापमान बढ़ गया या वर्षा अधिक हो गई, अतिवृष्टि हो गई या सूखा पड़ गया, तो इससे क्या होता है, मानव जीवन ही नहीं, जैविक जो संपदा होती है वो भी इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे भी प्रभावित करते रहते हैं। अब ये लोग भी इसको प्रभावित करते हैं पर्यावरण को, क्योंकि अगर हम देखा जाए कि संतुलन चक्र के अंदर मान लो कि अगर शेर समाप्त हो जाते हैं, शेर, चीते वगैरह जो मांसाहारी जानवर अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो शाकाहारियों की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। तो शाकाहारी अगर बढ़ जाएंगे तो वो सभी वनस्पति को जो है वो नष्ट कर देंगे, यानी कि उसे सफाचट कर जाएंगे। तो उससे भी क्या है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैविक घटक खुद भी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और वे खुद पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही हमें पढ़ना है आज के इस टॉपिक के अंदर। स्पष्ट है कि पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का सामंजस्य है। पर्यावरण क्या है आपसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का एक सामंजस्य है, जो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो हमारा पूरा का पूरा सर्कल है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जहाँ पर्यावरण के भौतिक घटक, अब ध्यान रखना कि पर्यावरण के भौतिक घटक यानी कि अजैविक और एक जैविक घटक होंगे। तो भौतिक घटकों के अंतर्गत क्या आता है, स्थल, वायु, जल, मृदा, ताप, ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब क्या है, कैसे हैं, भौतिक घटक है इसके। जबकि जैविक घटक में क्या आता है, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ये जो होते हैं ये किस में आते हैं, जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रभावकारी दशाओं से जैविक वस्तुएं पृथ्वी तल पर गिरी हुई हैं, जिनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता आ जाती है तथा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का आविर्भाव होता है। इसमें भिन्नता का प्रमुख कारण पृथ्वी तल की प्रकृति होती है। अब हमने देखा कि भी मानव जीवन जो है, मानव संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ है, मानव जाति संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई है, परंतु प्रत्येक स्थान के मानव का दूसरे स्थान के मानव से बहुत अधिक भिन्नता हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है पृथ्वी तल की जो प्रकृति है उसके कारण। तो इसका मतलब जो प्रकृति है यानी जो पर्यावरण है वो मानव जीवन पर प्रभाव डालता है और उसी से ही मानव की जो प्रजाति है अलग अलग, यानी कि मानव के अंदर अलग अलग भिन्नताएं जो है पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी तल स्थलीय है तो उसे स्थलीय पर्यावरण कहेंगे, जबकि जलीय होने पर उसे जलीय या सागरीय पर्यावरण कहेंगे। अब देखना पर्यावरण भी आगे चल करके पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं ये हमें थर्ड ईयर के अंदर देखना है, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो याद रखने योग्य बात है वो कौन सी है। वो सबसे पहले ये है कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक होता है। जैविक में जीव जंतु, पादप, प्राणी समुदाय आते हैं, जबकि अजैविक के अंदर जो है जितने भी आपको बिना इनके यानी कि पादप के और प्राणियों के बिना जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब अजैविक घटक होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात हमें यहाँ से क्या देखने को मिलती है कि पर्यावरण के जो प्रकार होते हैं। अब पर्यावरण स्थलीय पर्यावरण भी हो सकता है और जलीय पर्यावरण भी हो सकता है, क्योंकि जल के अंदर भी जीवन है और स्थल पर भी जीवन है। आकाश के अंदर हम ये नहीं कह सकते, आकाशीय पर्यावरण हम नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश में जितने भी कोई अगर रहता है, आकाश में कौन रहता है तो
पक्षी रहते हैं। अब वो पक्षी जो है रात भर कहाँ पे आते हैं, यानी रात को वो ज़मीन पर आते हैं, तो इसीलिए उनको स्थलीय पर्यावरण में ही गिना जाता है, आकाशीय पर्यावरण नहीं गिना जाता। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक बार ध्यान रख लेना कि जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, परि प्लस आवरण पर्यावरण, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसी परिवृत्ति, परिवृत्ति मतलब चारों ओर की, से है जो जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है। इस परिवृत्ति में भौतिक तत्वों की प्रधानता होती है। तो यानी दोनों बातें इसने यहाँ पे कर दी, एक जैविक बात भी कर दी कि जंतु और वनस्पति समुदाय, और दूसरी तरफ उसने भौतिक तत्वों की भी बात की है। तो ये इसके तत्व हम आगे देखेंगे। पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट की भाषांतर रूप है, दो शब्दों इन्वायरन प्लस मेंट से बना है। ठीक है, तो इसको देख लेना, जिसका अर्थ क्या होता है, ये आ गया हमारे पास में इनक्राइकल। ठीक है, इनक्राइकल यानी इनक्लोज, इनक्लोज मतलब कि आसपास का एरिया। ठीक है, आसपास से घिरा हुआ इनक्लोज एरिया, इसको हैबिटेट्स भी कहा है आगे चलकर। तो पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के लिए एनवायरनमेंट शब्द के स्थान पर हैबिटेट या मिलियो, यानी ये जो शब्द होते हैं ये जर्मन वगैरह के और वहाँ के ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, तो शब्द का प्रयोग किया है जिसका अभिप्राय समस्त परिवृत्ति से है। A.N. स्ट्रेहलर जो है, इन्होंने क्या 1976 इन्होंने क्या किया है अभी, मनुष्य का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना है। मनुष्य का जो अस्तित्व है वो कब तक है, जब तक जीव जंतु और पादप समुदाय है तब तक है। जैसे ही ये पादप यानी कि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, तो मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पार्क के अनुसार पर्यावरण उन दिशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियत स्थान पर आवृत करती है। नियत स्थान पर क्या करती है, आवृत, घेरे रखती है। जो मानव कहीं पर भी जाता है उसके चारों ओर जो उसको घेरे रखता है ना, जो आवृत रहता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है पर्यावरण के घटक। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आप पहले भी शुरुआत कर सकते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध है, तो आप पर्यावरण के बारे में बताएंगे कि पर्यावरण क्या होता है। फिर पर्यावरण हम अगर देखें तो पर्यावरण हमारा दो प्रकार का है, एक हमारे पास में सांस्कृतिक पर्यावरण है और दूसरा हमारे पास में प्राकृतिक पर्यावरण है। सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है एक, जिसमें मानव जाति आ जाती है, और दूसरा हमारे पास में होता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हम देखने वाले हैं आगे पर्यावरण के तत्वों को। तो देखिएगा इसमें आपको पर्यावरण के तत्व देखने को मिलेंगे। मानव को साइड में कर देते हैं क्योंकि मानव जो है वो सांस्कृतिक पर्यावरण को जन्म देता है। सामान्य रूप से पर्यावरणीय घटकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं, जलवायुवीय घटक, मृदा घटक और जैव घटक। ठीक है, जलवायु, जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले हैं, तो यहीं से आपने ध्यान रखना कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा। वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा, ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं या उसको प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। जैसे तापमान बढ़ेगा, हवा में आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो वर्षा होगी। क्लियर। मृदा घटक, मृदा घटक में क्या आता है, मृदा नमी, मृदा तापमान, मृदा के जैव तत्व आते हैं। जैव घटक में क्या आ जाएंगे, जीव जंतु और वनस्पति वर्ग इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉबेनमीर ने 1959 में, ठीक है, क्या किया है, 7 तत्व बताए हैं उसने पर्यावरण के। पर्यावरण के 7 तत्व कौन कौन से हैं, 5 तत्वों से मनुष्य जाति बनी है, तो 7 तत्व कौन से आएंगे ये आपने ध्यान रखने हैं। जल, मृदा, वायु, ताप, प्रकाश, अग्नि और जैविक तत्व। जैविक तत्व यानी कि जीव जंतु वो सब आ गए यहाँ पे। तो इसके अलावा, जैविक तत्वों के अलावा ये जो सब हमने देखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अजैविक घटक हैं। ठीक है ना। आदि बताए। कुछ भूगोलवेताओं ने जीवन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के, जीवन के आधार पर 2 प्रकार के जैविक और अजैविक तत्व बताए हैं, जबकि सामान्य रूप से अधिकांश भूगोलवेताओं द्वारा निम्न तत्वों के घटकों को सम्मिलित किया गया है। तो ये आगे हमारे पास में इम्पोर्टेंट इसके घटक पर्यावरण के तत्व आ गए हैं।
नॉर्मल रूप से देखा जाए कि पर्यावरण के कितने तत्व हैं, तो पर्यावरण के तत्व जो है 2 प्रकार के हो जाएंगे, घटक 2 प्रकार के हो जाएंगे, जैविक और अजैविक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मुख्य रूप से जब हम उसको जैविक को अलग करेंगे और अजैविक को अच्छे तरीके से पढ़ने जाएंगे तो हमारे सामने क्या क्या आता है, अवस्थिति। अवस्थिति यानी कि लोकेशन, लोकेशन का मानव जीवन पर क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो इसे हम लोकेशन, एक तो हमें ये समझना है, हमारा ये पॉइंट है मेन। दूसरा हमारे पास में आ जाता है अभी उचावच, उचावच हो गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। जलवायु, जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमें पढ़ना है जल राशियों के बारे में कि जल राशियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें ये 4 तत्व इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनको हमें देखना होगा। इसके अलावा तत्व कौन कौन से हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, जैविक कारक हैं और मृदा कारक हैं। ये टोटल क्या हो गए हमारे पास में, पर्यावरण के तत्व हो गए हैं सारे, जिनसे मिलकर पर्यावरण बनता है। अब अवस्थिति को समझते हैं। देखिए अवस्थिति जो है हमारे पास में लोकेशन, लोकेशन हमारे पास में जो होती है लोकेशन वो 3 प्रकार की होती है। एक हमारे पास में लोकेशन है ज्यामितीय, ज्यामितीय लोकेशन, ज्यामितीय अवस्थिति। दूसरी है स्थलीय, स्थलीय या सामुद्रिक स्थिति, ठीक है, सामुद्रिक स्थिति। तीसरी आ जाएगी हमारे पास में निकटवर्ती देशों के संदर्भ में, निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। तो संदर्भ, अब देखिए कहानी क्या है ये, मतलब हमें इसके अंदर बताना क्या बताना है हमें। मेनली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि मानव जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाइए। और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को हम अलग अलग तत्वों के रूप में बांट देते हैं। पहले तो कि अवस्थिति पर्यावरण का एक तत्व है, जलवायु, जल राशियाँ और उचावच, ये हमारे पास में 4 पर्यावरण के तत्व हमने ले लिए। अब हम देखेंगे कि इन चारों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। इन चारों की व्याख्या करते ही हमारा क्या हो जाएगा, मानव पर्यावरण संबंधों को हम दर्शा देंगे। क्लियर है ना। तो हम डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, पर्यावरण में रहना, पर्यावरण को बचाए रखना बहुत अच्छा है। क्या पर्यावरण बार बार लगा रखी है, पर्यावरण के घटकों की हमें बात करनी है, पर्यावरण के तत्वों की हमें बात करनी है। अगर पर्यावरण के तत्व जीवित हैं तो पर्यावरण जीवित है, और पर्यावरण के तत्वों का जो मानव पर प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव पूरे पर्यावरण का मानव पर पड़ेगा। क्लियर है। इसीलिए हमें उसके अलग अलग तत्वों की व्याख्या करनी है, जिसके अंदर हमारे पास में 4 टॉपिक हैं। जल्द से अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा ज्यामितीय अवस्थिति क्या होती है। ज्यामितीय अवस्थिति का मतलब होता है अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर जो हम लोकेशन ट्रेस करते हैं, जो हम स्थान का पता लगाते हैं, उसे ज्यामितीय अवस्थिति कहते हैं। देखो एक हमारे पास में होता है कि हम बताते हैं कि हमारा जो घर है वो केपी कॉलेज में के बाजू में है, ठीक है, तो आप वहाँ आ जाइए। तो केपी कॉलेज का अगर नाम है, हर जगह पे लैंडमार्क है, तो आप उसके पास में वहाँ चले जा सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपको उसका घर ढूंढना किसी का भी, ठीक है। तो ये तो क्या कैसी स्थिति कहलाती है, निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति कहलाती है। फिर दूसरी बात कि हमारा जो घर है वो हिंद महासागर के अंदर एक टापू है, वहाँ पर है, तो वो जो स्थिति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, स्थलीय या फिर सामुद्रिक स्थिति हो जाएगी। एक होती है हमारे पास में कि हमारा जो घर है वो 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 78 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमारा घर है। लैटिट्यूड कौन से होते हैं, अक्षांश, अक्षांश ऐसे गुजरते हैं और देशांतर जो होते हैं वो ऐसे गुजरते हैं। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पर क्या बताएंगे, लोकेशन बताएंगे। गूगल जो हमें लोकेशन बताता है वो भी इसी के आधार पर बताता है, वो ज्यामितीय लोकेशन बताता है, जिसमें आंकड़े आ जाएंगे वो ज्यामितीय अवस्थिति कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश देशांतर के आधार पर बताएगी जो अवस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय अवस्थिति कहते हैं। तो इसका मतलब अब हमें इसके अंदर थोड़ी सी अक्षांश देशांतरों की चर्चा कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, एक सबसे पहले हम बात करते हैं
कि पृथ्वी के ऊपर अक्षांश देशांतरों के वितरण को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपने शुरू की क्लासों में भी पढ़ा होगा, अगर आप आज तक पढ़ते आए हैं, वीडियो को देखते आए हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो देखिएगा जरा, ये हमारे पास में है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री जो अक्षांश है, अक्षांश, इसका नाम है भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या है अभी? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके बाद में 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश आएगा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, क्या नाम है इसका? कर्क रेखा है। ऐसे ही हमारे पास में आएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये हमारे पास में इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जिसे कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में 23.5 डिग्री जो नीचे आएगी, इसका नाम मकर रेखा है, मकर रेखा। ये हमारे पास में 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश है, इसका नाम अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, तो इसलिए अंटार्कटिक वृत्त इसका नाम हो गया। और फिर आ गया हमारे पास में 90 डिग्री साउथ, यानी कि साउथ पोल। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमने कुछ अक्षांशों के मुख्य नाम हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसमें से एक बात आप और ध्यान रखना कि अधिकतर, ज़्यादातर जो हम देखें कि सूरज की जो सीधी गर्मी है, सूरज का जो सीधा प्रकाश है, वो अधिकतर हमें कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही देखने को मिलता है। कैसे? उसकी बात को समझिए। अब जैसे अभी हमारे पास में अप्रैल का महीना है, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूरज जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? सूर्य की जो सीधी किरणें वो कहाँ पर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। तो 21 जून को हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। उसके बाद में देखें, जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। 23 सितंबर को सूरज जो है वो कहाँ पे चला जाएगा? भूमध्य रेखा पे चला जाएगा, जब हम कहते हैं कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे दिन जो है वो कैसे होने लगेंगे? छोटे होने लगेंगे और रातें लंबी होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर तक ऐसा होता रहेगा, 22 दिसंबर तक, क्योंकि उस समय सूरज कहाँ पे चला गया? सूरज की सीधा प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। फिर से दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी छोड़ करके 21 मार्च को सूरज फिर से कहाँ पर चमकने लगेगा? यहाँ आ जाएगा अभी हमारे पास में भूमध्य रेखा पर। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे पास में 21 मार्च की टाइमिंग जो है वो निकल चुकी है। तो इसका मतलब अभी अप्रैल आ चुका है। तो 21 मार्च के बाद में अप्रैल और मई, 2 महीने छोड़ करके जून में सूरज कर्क रेखा पे आ जाएगा, मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। तो आपने क्या समझा कि साल भर सूरज जो है वो कहाँ पर रहता है? इस क्षेत्र में रहता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। दूसरा क्षेत्र जो होगा हमारे पास में 66.5 से 23.5 वाला, इससे ऊपर चले एक बार ध्रुवों की ओर। ध्रुवों पर जाते हैं तो यहाँ पर साल भर ठंड रहती है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। इसे क्या कहते हैं अभी? शीत कटिबंध कहते हैं। और जो बीच का पोर्शन आ गया ना हमारे पास में, वो बीच का पोर्शन अगर शीत के नज़दीक है तो उसको हम शीतोष्ण कहेंगे। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कहेंगे। और अगर वो उष्ण के नज़दीक है तो उसको हम उप उष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उप उष्ण, यानी उपोष्ण कहेंगे। तो इस तरीके से ये इसके नाम होते हैं। उपोष्ण कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? अक्षांशों के बीच की, जो अक्षांशों के बीच का स्थान होता है, 2 अक्षांशों के बीच का भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में ताप कटिबंध बनते हैं। तो मुख्य रूप से एक डायग्राम हमारे पास में ये आया है जो ज्यामितीय अवस्थिति से संबंधित है। यहीं पर आप ध्यान रखना कि एक 0 डिग्री देशांतर आती है अभी, 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम है उसका? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री जो देशांतर है ना, ये इंग्लैंड के लंदन में से होकर के गुजरती है। और लंदन में एक प्रयोगशाला है, ग्रीनविच प्रयोगशाला। इसी वजह से इसका जो नाम है वो क्या रखा है? ग्रीनविच रेखा इसका नाम रखा गया है। इन्होंने सबसे पहले
अक्षांश देशांतरों के बारे में पता लगाया, यूरोप वासियों ने पता लगाया था, इसीलिए यूरोप में ही इसका जो है नंबर 0 रखा गया है। उसके बाद यहीं से इन्होंने काउंटिंग जो है वो शुरू की है। देशांतरों की संख्या अगर देखें तो देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश 90 ऊपर होते हैं और 90 नीचे होते हैं। 180 अक्षांश ये हो गए और एक 0 डिग्री अक्षांश होता है। कुल मिलाकर के 181 अक्षांश होते हैं। तो फिलहाल अक्षांश और देशांतर से संबंधित जानकारी इतनी ही एक बार काफ़ी है आपके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए। इसी के साथ साथ आगे देखें, हमने पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर को देखा, अब हम भारत की थोड़ी सी अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। तो भारत का भी आपने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो इसके अंदर लिख करके आना है। तो उसके लिए आप भारत का हल्का सा आप कोई सा डायग्राम जो है मैप बनाना प्रयास करें भी इसका, क्योंकि नेक्स्ट अगले तीसरे सेमेस्टर के अंदर हमें हर टॉपिक के अंदर क्या करना होगा, हर प्रश्न के उत्तर में हमें भारत का जो मैप है वो बनाना होगा। तो इसका देख लेते हैं हम एक बार कि हमारे पास में जो एक उत्तरी बिंदु है, एक दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, एक पूर्वी बिंदु है और एक पश्चिमी बिंदु है। इसका हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम देखते हैं। उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और भूमध्य रेखा जो है वो भारत के कहाँ है, दक्षिण में है। भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। यहाँ से भारत के अक्षांश विस्तार की शुरुआत होती है। यहाँ से चलेंगे ऊपर की ओर तो ये आ जाएगा हमारे पास में 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश। कर्क रेखा का नाम क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश। और ऊपर चलेंगे तो अब आएगा हमारे पास में 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ये हमारा क्या हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से लेकर के कितना है, 37 डिग्री तक है। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास में 68 डिग्री और 25 मिनट, 68 डिग्री 17 मिनट। यहाँ पे हमारे पास में इसका देशांतरीय विस्तार की शुरुआत होती है। और क्या लिखना है, ईस्ट लिखना है, पूर्व, क्योंकि हम इस 0 डिग्री के कहाँ हैं, पूर्व में स्थित हैं। यहाँ पर आए और इधर हमारा जो पूर्वी बिंदु है इसका नंबर है 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ऐसे ही राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी आप याद रखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे अपना नॉर्मल सा राजस्थान एक बार अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अपना समय ज़्यादा ना लगे। अब इसमें आपने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझना है। तो चलिए किस प्रकार से समझेंगे। पहले तो एक बात ध्यान रखना कि कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा राजस्थान से होकर के गुजरती है, तो जी कर्क रेखा जो है जिसका नंबर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से होकर के गुजरती है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है नीचे से, और यहाँ तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो चलता है। ऐसे ही हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट बिल्कुल इसके नज़दीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 23 डिग्री को सेम ऐसे लिखना है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री है, और 30 को उल्टा करके लिखना है, 30 का उल्टा कर देंगे 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ अक्षांश जो है ये हमारे राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार की यहाँ से शुरुआत होती है। ऊपर चलेंगे, टॉप पे जाएंगे तो अब हम पूरी संख्या को ही उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 3, उसके बाद में 0, उसके बाद में डिग्री, उसके बाद में आ गया हमारे पास में 3, और फिर आएगा कौन सा भी 2। तो 32 की बजाय यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 12 लिखना है। 32 की बजाय हमें
1 2 लिखना है। ये हमारे पास में बन गया कौन सा, उत्तरी बिंदु बन गया। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट पर अवस्थित है। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार, इस तरफ छोटी संख्या होगी, इस तरफ बड़ी संख्या होगी, क्योंकि देशांतर इस तरफ 0 है, हम इस तरफ बैठे हैं, पूर्व दिशा में बैठे हैं, तो हमारी ओर संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो चलिए देखें कैसे याद करना है। भारत का कहाँ से शुरू हो रहा था, 68 से। अब राजस्थान तो इसके अंदर ही आ रहा है भारत के, तो 68 से तो नीचे जाएगा नहीं। अब आप क्या कर दो, इन दोनों को ही लो और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। 23 डिग्री 3, 23 तिया 69, 69 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 69 डिग्री। अब मिनट कितने लगाएं, मिनट यहाँ पे जो लगाने हैं वो हमें कितने लगाएं। तो देखिए अभी तक हमने ज़्यादातर जो संख्या, कॉमनली संख्या ली थी वो कौन सी थी, 30 था। अभी कौन सी थी, 30। तो ये हमारे पास में आ गया 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पे भी आया, 30 का ही उल्टा हमने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पर भी हम 30 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दैट्स क्लियर। आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं पश्चिमी देशांतर की, जो हमारा पूर्वी देशांतर, यहाँ पे आ गया पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। देशांतर, पश्चिमी देशांतर तो हमारे यहाँ पे आएगा ही नहीं। पश्चिमी देशांतर तो कहाँ रहेंगे, कनाडा, यूएसए, उस तरफ पश्चिमी देशांतर है। पूर्वी देशांतर हमारी तरफ है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी बिंदु की, राजस्थान का पूर्वी बिंदु जो कि सिलोन गांव है, यहाँ पर हमें आना है। उधर से संख्या बढ़ती हुई यहाँ पे आएगी, तो हमें बढ़ना है, क्या करना है अभी, 9 में से 1 लेना है और 6 को दे देना है। 9 में से 1 लेंगे, 6 को दे देंगे, 6 को 1 दिया 7, 9 में से 1 ले लिया था तो कितना बचा, 8। तो 78 डिग्री, 78 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कौन सा भी, 25 मिनट यहाँ पे लिखने हैं। 78 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारे पास में के लिए क्या हो गया अभी, ये बन गया है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। क्लियर। तो फिलहाल एक बार इतनी बात करके, इतना डायग्राम वगैरह हम इतना बना करके, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमें इसका आंसर और किस किस तरीके से लिखना है। हम क्या इतना काफ़ी है, ज्यामितीय अवस्थिति के लिए इतना काफ़ी है क्या? चलिए देखते हैं, बात करते हैं। देखो, अवस्थिति एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसका पर्यावरण के अंग के रूप में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अवस्थिति स्थिर होती है। अवस्थिति कैसी होती है? स्थिर है। राजस्थान जहाँ है वहीं रहेगा, आहोर जहाँ पे है वहीं रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आहोर पहले पंचायत थी, अब वो नगर पालिका बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परंतु समय के साथ साथ उसका महत्व जो है वो बदलता रहता है। अवस्थिति कैसी रहती है? स्थिर रहती है। अब कोई खेत है, शहर से बहुत दूर है, उसकी कीमत बहुत ही कम है, लेकिन उस वहीं से ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर जाता है या एक रेल मार्ग गुजर जाता है, तो उसकी कीमत जो होती है वो करोड़ों में चली जाती है। हजारों से कहाँ चलेगी? करोड़ों में। इसका मतलब उसका महत्व, सापेक्ष महत्ता जो होती है इसकी परिवर्तित होती रहती है। हंटिंगटन महोदय क्या कहते हैं? हंटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। ग्लोब आकृति की गतिशील पृथ्वी पर अवस्थिति भूगोल को समझाने की कुंजी है। ठीक है, क्या कहता है? ग्लोब, जो ग्लोब होता है, ग्लोब आकृति, ये क्या है? गतिशील पृथ्वी पर अवस्थिति भूगोल को समझाने की कुंजी है। अब इसमें हम ज्यामितीय अवस्थिति की बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल लोकेशन की बात कर रहे थे, तो देख लेते हैं कि क्या होती है ज्योमेट्रिकल लोकेशन। यह किसी भौगोलिक प्रदेश की अक्षांश व देशांतरीय स्थिति होती है जिसके द्वारा उस प्रदेश की भू संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। दैट्स क्लियर। यही बात हमने की थी, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात की थी। तो इसका मतलब यहाँ पे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बनाना बहुत अच्छी बात है, ये बनाना आपको चाहिए। ठीक है। उपरोक्त अवस्थिति कारक का प्रत्यक्ष प्रभाव मृदा, कृषि और वनस्पति संसाधन पर परिलक्षित होता है। यानी जो अवस्थिति होती है, कौन सी? ज्यामितीय अवस्थिति का प्रभाव किस पर पड़ता है? मृदा पर, कृषि पर और वनस्पति पर इसका प्रभाव पड़ता है।
क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो वन होते हैं, भूमध्य रेखा पर बहुत अधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से वनस्पति बहुत बड़ी होती है और नीचे दलदल भूमि होती है क्योंकि उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वनस्पति पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? उसकी अवस्थिति का, कि वो वनस्पति कहाँ पर है। वही वनस्पति अगर उष्ण उपोष्ण प्रदेशों में होगी तो बहुत ही विरल होगी, ठीक है, और कम संख्या में होगी। और ऊपर चलेंगे शीत कटिबंधों में जाएंगे तो जैव विविधता बहुत ही कम देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। ज्यामितीय अवस्थिति का मानव पर प्रभाव के बारे में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता बोदिन कहते हैं। ध्यान रखना, एक बोदिन की बात अपने को याद रखनी है और एक अरस्तु की बात हमें याद रखनी है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु मनोविज्ञान के जनक थे और ये कब के थे? जब यूनान का टाइम था। यूनान, जब यूनानियों के अंदर हिकेटियस जो थे, हिकेटियस कौन है? भूगोल के जनक हैं। हेरोडोटस जो हैं उनके सहपाठी हैं, उन्हीं के समकालीन हैं। तो हेरोडोटस जो हैं वो इतिहास के जनक कहलाते हैं। कहाँ के थे? यूनान के थे। तो ऐसे ही प्लूटो आते हैं, इन दोनों के बाद में आते हैं। तो प्लूटो राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं और प्लूटो का ही शिष्य जो होता है वो होता है अरस्तु, जो कि मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें ये देखना है, इनकी बातों को याद रखना है। बोदिन क्या कहते हैं? देखो, मानव पर प्रभाव, ज्यामितीय अवस्थिति का मानव पर प्रभाव, यानी कि पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या कहते हैं? इनका कहना है कि उत्तरी क्षेत्र के जो मनुष्य हैं वो शारीरिक की क्षमता, शारीरिक शक्ति से संपन्न होते हैं। अब उत्तरी क्षेत्र किसको लगाएं अपन? कहाँ का लगाएं? तो भारत का ही लगा लेते हैं। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ पे हिमालय है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो पूरे हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे आर्मी में भर्ती होते हैं, नेपाल के जो फोर्स है उसका क्या नाम है, कल याद भी था, क्लास में बताया भी था, थोड़ा दिमाग से निकल गया, आप कमेंट करके बताना मेरे को। तो मनुष्य जो उत्तरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कैसे हैं? भी शारीरिक संपन्नता है, शारीरिक शक्ति से वो संपन्न है, मजबूत है। अब ये उत्तरी क्षेत्र अगर हम पृथ्वी की अकॉर्डिंग लगाएं तो उत्तरी क्षेत्र कहेंगे किसको हम? जो हमारे पास में उत्तरी ध्रुव है उसके नज़दीक का एरिया जहाँ पे एस्किमो रहता है। आगे चल करके हमें एस्किमो के बारे में अध्ययन करना है तो वहाँ पर आपके सामने उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। तो सब जो पूरा का पूरा मानव भूगोल है वो एक से एक जुड़ा हुआ है, बातें सेम टू सेम रिपीट हो रही हैं। अगर आप शुरू से क्लासों को देखते आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि एक बातें तो हमने वहाँ उस टॉपिक में भी पढ़ी थी और आज भी हम वही बातें पढ़ रहे हैं। तो बातें कहीं नहीं जाने वाली, वही सेम घूम फिर के आने वाली हैं। आपको उन्हीं बातों को रिपीट करना है, इसीलिए आराम से और अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहिएगा। क्या कहते हैं बोदिन? दक्षिण क्षेत्र के तकनीकी ज्ञान में, दक्षिण क्षेत्र के जो हैं, अब भारत का दक्षिण हिस्सा अगर हम लगाएं तो ये कहलाएगा हमारे पास में कौन सा? साउथ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र वगैरह आते हैं। तो ये कैसे लोग हैं? ये टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है उच्च व्यवसायी होते हैं। अब ये लोग कैसे हैं? उच्च व्यवसायी हैं। आप देखते हैं कि मारवाड़ी लोग जो हैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो साउथ में जाकर के बहुत अच्छा काम जो है वो बिजनेस अपना सेटअप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वहाँ पे क्या है? उच्च तकनीकी विकास उनका हो रहा है। साउथ में जाते ही तकनीकी विकास होना शुरू हो गया है। जबकि आप अगर बीच में चले जाएं, दिल्ली के आसपास अगर चले जाएं, या उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उत्तरी जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, हिमालय पर्वतमाला की बात नहीं कर रहा, हिमालय से नीचे का जो एरिया है, जो मैदानी एरिया है पूरा का पूरा, अगर हम उसकी बात करें ना, तो वहाँ का जो मानव है, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में बहुत अधिक राजनीति चलती है, पॉलिटेक्निक, यानी कि इसमें क्या पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, इनकी जो इच्छा होती है। उत्तर भारत जो है वो सबसे ज़्यादा किस में रहता है? भी राजनीति में दिलचस्पी रखता है। जबकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं? बिजनेस में अपना जो है माइंड यूज़ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और जो ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं उनको हमेशा ठंड से लड़ना पड़ता है, इसलिए वो शारीरिक शक्ति से संपन्न होते हैं। जबकि मध्य क्षेत्रों का मनुष्य राजनीति के नियंत्रण में श्रेष्ठ माना गया है। बात होगी क्लियर? इस प्रकार से आपने याद रखनी है।
स्थिति प्रमुखतः जलवायु को नियंत्रित कर मानव द्वारा संपादित आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। स्थिति क्या करती है अभी? प्रमुखतः जलवायु को नियंत्रित करके, अब नियंत्रित करके जलवायु को, और मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो मानव को प्रभावित यहाँ पे कर रहा है कौन? पर्यावरण। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सामुद्रिक एवं स्थलीय स्थिति। सामुद्रिक दूसरा आ रहा है, अवस्थिति के अंदर ही हमारे पास में दूसरा बिंदु है। तो देख पाएंगे आप, जहां पर समुद्र, एक स्थिति होती है सामुद्रिक स्थिति, यानी कि समुद्र का किनारा लगता है, एक ओर से लगता है, दो ओर से लगता है, तीन ओर से लगता है, या चारों ओर से समुद्र टच करता है किसी देश को। तो ऐसे देश को क्या है, एक तरक्की का अवसर मिल जाता है, ठीक है। उसके चारों ओर खुला महासागर है, खुला समुद्र है, वो कहीं पर भी दूसरे देश के साथ में जाकर के व्यापार कर सकता है, उसके पास में खुला महासागर मिल जाता है। इस तरीके से वो अन्य देशों से संबंध बनाएगा, उनसे क्या करेगा, व्यापार करेगा, और उससे क्या होगा, व्यापार से जो धन अर्जित होगा ना, उससे वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को मजबूत करेगा। अपने देश के अंदर रहने वाला जो मानव है वो भी उस देश का मानव जो है वो भी कैसा हो जाएगा, आर्थिक क्रियाओं में संपन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामुद्रिक स्थिति होती है वो भी कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे ही जो स्थलीय स्थिति होती है, स्थलीय स्थिति का मतलब होता है कि ऐसे देश जिनके चारों ओर स्थल स्थित है, तो अब उन देशों के साथ में क्या होता है, जैसे मान लो कि नेपाल है, अब नेपाल के उत्तर में चाइना है, दक्षिण में भारत है, मंगोलिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ध्यान रखना, स्थलीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय स्थिति भी कहते हैं, महाद्वीपीयता कहते हैं इसको, और इसे लैंड लॉक कंट्री भी कहा जाता है, लैंड लॉक क्षेत्र कहा जाता है। लैंड लॉक का मतलब होता है कि ऐसा देश जो लैंड के अंदर लॉक है, जिसको कहीं से भी महासागर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे देशों को दूसरे देशों से परमिशन लेनी पड़ती है, या तो स्थल मार्ग प्रयोग करने के लिए, रेल मार्ग प्रयोग करने के लिए, या वायु मार्ग का प्रयोग करने के लिए भी उनसे क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उनको टोल देना पड़ेगा, और टोल देंगे तो फिर जो भी वो विदेशों से व्यापार करके जो धन अर्जित किया होगा उसको आधा तो टोल में ही बांट देंगे। तो फिर अपने आर्थिक जो उसकी शक्ति है, आर्थिक उसको संपन्नता प्राप्त नहीं होती है, और उस देश का जो मानव होता है वो भी लगभग पिछड़ा होता है। जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देख सकते हैं, सबसे अधिक जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्लियर? चलिए देख लेते हैं अब थोड़ा सा विस्तार से। तो समुद्र से घिरे हुए तथा समुद्र के सहारे स्थित भौगोलिक प्रदेशों में सामुद्रिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, जबकि महाद्वीपीय स्थिति में प्रदेश विशेष का समुद्र से कोई संबंध नहीं होता। महाद्वीपीय स्थिति किसे कहते हैं, जहां दूर दूर तक महासागर से उसका कोई संबंध नहीं होता है। सामुद्रिक स्थिति को चार भागों में बांटा जाता है। स्थलीय स्थिति को तो एक ही भाग में रखेंगे। स्थलीय स्थिति का सीधा सीधा नाम होता है महाद्वीपीय स्थिति, यानी लैंडलॉक कंट्री। सामुद्रिक स्थिति अगर होगी तो वो कितने प्रकार की है, तो चार प्रकार की है। एक सागरीय स्थिति, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, ईरान और पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनको क्या है, पाकिस्तान के दक्षिण में क्या है, अरब सागर, बांग्लादेश के दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इनको एक ही महासागर जो है वो टच करता है। द्विसागरीय स्थिति किसकी है, इटली, भारत, चिली, स्पेन और ग्रीस यानी ग्रीक, ठीक है, यूनान। तो भारत में आप देख सकते हैं कि दो सागरीय स्थिति है। कैसे, दो सागर है, एक पूर्व में हमारे पास में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में हमारे पास अरब सागर है। क्लियर? इस तरीके से तीन सागरीय स्थिति, कनाडा के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, तीनों तरफ क्या है, महासागर है। पूर्व में, कनाडा के पूर्व में है अटलांटिक महासागर, उत्तर में है आर्कटिक और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। फ्रांस और टर्की ये हो गए बहुसागरीय स्थिति किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर पानी होगा तो उसे हम द्वीप भी कहते हैं। तो द्वीपीय स्थिति इसे कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड है, जापान है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सब देश जो है किसके अंतर्गत आते हैं, बहुसागरीय स्थिति के अंतर्गत आते हैं। तो जिसके पास जितने अधिक सागर हैं उतना अधिक उसके पास में व्यापार करने का जो क्षेत्र है वो खुला है, खुला व्यापार किसी से भी कर सकता है। तो इस प्रकार से वो अपनी तरक्की कर सकता है।
सामुद्रिक स्थिति देख लेते हैं थोड़ा सा और। किसी भी देश की स्थिति वहाँ के पर्यावरण को सीमांकित करती है। जिन देशों की स्थिति समुद्र के सहारे होती है उनमें समुद्री संसाधनों पर आधारित व्यवसाय अधिक विकसित होते हैं। अब जहाँ पे भी आप देख रहे हैं समुद्री स्थिति है, अब साउथ इंडिया के अंदर थोड़ा अपना जो क्षेत्र है वो बिजनेस में क्यों इतना एडवांस है, वो इसलिए एडवांस है क्योंकि उनके पास में क्या है, दूसरे देशों में जाने के पर्याप्त मार्ग हैं, और वो दूसरे देशों में जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट होती है जल मार्ग की सहायता से जितना भी हम लेन देन करते हैं वो उसके अंदर अपना करियर बनाते हैं। नेवी होती है साउथ के अंदर। तो इस तरीके से जहाँ समुद्रिक स्थिति होगी वहाँ जलवायु भी कैसी रहेगी, सम जलवायु रहती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखें द्वीपीय स्थिति। समुद्रिक स्थिति के अंदर हम देख रहे हैं द्वीपीय स्थिति। तो द्वीपीय मतलब चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग। इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं व्यापारिक भागों के लिए सुगमता रहती है। कौन कौन से इसमें आते हैं, ये इसका उदाहरण है। तटीय स्थिति मतलब जहाँ पर एक समुद्र होगा, देश की सीमा समुद्र को छूती है, उसे तटवर्ती स्थिति कहते हैं। फ्रांस, इसमें आंसर ये आगे हमारे पास में उदाहरण आ गए हैं। तटवर्ती स्थिति वाले देशों को सामुद्रिक संसाधनों की प्राप्ति के साथ साथ व्यापारिक मार्गों का भी लाभ मिलता है। ठीक है, व्यापारिक मार्ग जो निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि एक देश मान लो कि नेपाल है, नेपाल को अगर किसी विदेशों से समुद्र के द्वारा अगर व्यापार करना है तो उसे क्या चाहिए, एक मार्ग चाहिए होगा जो या तो भारत के अंदर से जाएगा या चाइना के अंदर से जाएगा। तो अगर भारत के अंदर से जाएगा अरब सागर की ओर तो अपने व्यापारिक मार्ग पर भी हमें क्या है, लाभ मिलेगा। समुद्र पे तो लाभ मिलेगा, दूसरा हमारे अंदर से अगर कोई निकलेगा तो वो भी हमें टोल दे करके जाएगा। यदि कोई देश विकसित राष्ट्रों के मध्य समुद्र में स्थित है, विकसित राष्ट्रों के बीच में स्थित है, चारों तरफ उसके विकसित देश हैं, तो निश्चित ही व्यापारिक प्रगति की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके उदाहरण वगैरह आप देख लेना। प्रायद्वीपीय स्थिति किसे कहते हैं, जिसके तीन तरफ पानी होता है उसे प्रायद्वीपीय स्थिति कहते हैं। इसमें अपने उदाहरण आ जाएंगे सारे के सारे, देख लेना। इन राष्ट्रों के लिए स्थलीय मार्गों के साथ साथ जलीय मार्गों की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। जी हाँ, प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तथा भौगोलिक महत्व भी बढ़ जाता है। तटीय भागों पर कई व्यवसाय विकसित हो जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं महाद्वीपीय स्थिति की। महाद्वीपीय यानी कि लैंडलॉक की बात करते हैं। तो समुद्रिक प्रभाव से दूर स्थलीय भाग वाले देशों की स्थिति महाद्वीपीय होती है। महाद्वीपीय स्थिति में समुद्र से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। इसमें राज्य जो है वो स्थल आवृत होता है। राज्य जो भी कोई राज्य है, कोई देश है, वो क्या होता है, स्थल आवृत, स्थल से घिरा हुआ, जिसे हम कहेंगे लैंड लॉक। लैंड से क्या है, वो लॉक है, जिसे आंतरिक स्थिति यानी कि इंटीरियर लोकेशन कहते हैं। महाद्वीपीय स्थिति में समुद्री भागों का समकारी लाभ न मिलने से कई आर्थिक क्रियाएं अधूरी रह जाती हैं तथा स्थलीय सुविधाओं तक ही सीमित हो जाता है। इस श्रेणी में नेपाल, भूटान, पैराग्वे, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया आदि देश प्रमुख हैं। यहाँ सामुद्रिक दशाएं न होकर कठोर भौगोलिक वातावरण होता है। अब मंगोलिया ऐसी जगह पर है जहाँ पर बादल जो कि समुद्र से बनकर के जाएंगे, समुद्र से जो वाष्पित जल है वो बनकर के बादलों के रूप में अगर जाएगा तो दक्षिण से जब आता है, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है भारत के अंदर, तो वो हिमालय से टकरा करके वहीं समाप्त हो जाता है। मंगोलिया तो बहुत आगे रह गया। मंगोलिया तो चाइना और साइबेरिया के बीच में है, उत्तर से कोई भी बादल आते नहीं हैं। इस कारण से मंगोलिया में पाया जाता है गोबी मरुस्थल, जो कि ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है जहां आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलेंगे। सर्च करके देखना, मंगोलिया के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं और भेड़ की तरह, याक की तरह उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल भी होते हैं। क्लियर। व्यापारिक मार्गों पर स्थिति तो ये भी बहुत अच्छी है। भी व्यापारिक मार्ग भले वो स्थल का हो या भले वो जल का मार्ग हो, तो जहाँ पे व्यापारिक मार्ग है तो अपने यहाँ से कोई भी व्यापारिक मार्ग निकलेगा तो इस एरिया को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ पे नेशनल हाईवे निकल जाएगा यहाँ से तो बहुत और भी तरक्की हो जाएगी। और की
जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं तीव्र आर्थिक विकास करते हैं। सिंगापुर के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से विकास को गति मिली है। सिंगापुर जो है वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, ठीक है, वो अड्डा है व्यापारिक मार्ग का। दक्षिणी अफ्रीका पूर्व में सिंगापुर के समान स्थिति में था। दक्षिण अमेरिका कहाँ पे था अभी? दक्षिण अमेरिका के अंदर से होकर के, दक्षिण अमेरिका के तट से होकर के, जो आप देखते हैं वास्को डी गामा जो भारत आया था तो उसने समुद्री मार्ग का जब चयन किया था तो वो अफ्रीका से ऊपर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका रुका, जहाँ पर उसने कैप ऑफ गुड होप नाम दिया था। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है उसे नाम दिया गया है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। उत्तमाशा अंतरीप उसे कहते हैं, उत्तमाशा अंतरीप, ठीक है, ये इसे कहते हैं। तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, दक्षिण अफ्रीका देश की स्थिति ऐसी थी कि अगर वहाँ से मार्ग चलता रहता ना लगातार तो आज वो सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देता। लेकिन स्वेज नहर बनने की वजह से उस लंबे मार्ग को हर किसी ने त्याग दिया। अब यूरोप से जो भी आते थे, यूरोप विकसित देश है, तो यूरोप से एशिया आने के लिए उन्हें अफ्रीका के ऊपर से एक चक्कर लगाना पड़ता था। और अफ्रीका के ऊपर से अगर चक्कर लगाते थे तो इतना ज़्यादा ऑयल यानी कि यूज होता था, तो ऑयल की टंकी भरवाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रुकना पड़ता था। तो दक्षिण अफ्रीका का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, उनको ऑयल सप्लाई करना, उनको फूड सप्लाई करना, ठीक है, इस तरीके से। तो लेकिन जैसे स्वेज नहर बनी, जो कि मिस्र के अंदर बनी स्वेज नहर, तो यूरोपीय जो जहाज हैं अब वो कहाँ से आने लगे? सोमालिया बुल्गारिया के पास में से होते हुए जो है हिंद महासागर के अंदर आने लगे। तो इस वजह से क्या हो गया, जो दक्षिण अफ्रीका देश था ना वो आर्थिक स्थिति में इतना आगे नहीं बढ़ पाया, उसको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। क्लियर? इस प्रकार से समान स्थिति में था, लेकिन स्वेज नहर बनने के कारण इसका महत्व जो है वो घट गया। अब देखिए तीसरा बिंदु था हमारा अवस्थिति को लेकर के, वो था समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। अब देखो समीपवर्ती देश अगर अच्छे होंगे तो आप देखते हैं कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप आगे तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त आपको एक उधर से कोनी मार रहा है, एक उधर से कोनी मार रहा है, चल यार बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, क्लास में क्या रखा है, तो मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये होती है निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति, जो हमें कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा भी देती है और कहीं किसी को नुकसान भी पहुंचाती है। क्लियर है ना? ये सब बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में अवस्थिति का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब समय इजाज़त दे तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ऊंचावच की बात कर लेते हैं कि ऊंचावच जो है वो मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए जरा ऊंचावच के अंतर्गत क्या आता है। ऊंचावच में हम पृथ्वी को 3 मुख्य भागों में हम बांट रहे हैं। एक हमारे पास में है पर्वत, और एक है पठार, और एक होते हैं मैदान। ठीक है, पर्वत जो कि 2100 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा होते हैं उन्हें पर्वत कहा जाता है। 2100 मीटर की ऊंचाई वाले जो होते हैं इन्हें पर्वत कहा जाता है। ऊपर से इनका शीर्ष जो होता है वो तीव्र ढाल वाला होता है। फिर दूसरी बात, पठार किसे कहते हैं? जो 500 मीटर से अधिक ऊंचा समतल भाग जो होगा उसे हम पठार कहेंगे। 500 मीटर से ऊंचा भाग जो ऊपर से कैसा हो, समतल हो, उसे पठार कहेंगे। और 500 मीटर से नीचे का जो समतल भाग होता उसे हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं, उसे मैदान कहा जाता है। अब पृथ्वी पर 3 प्रकार के मुख्य जो ऊंचावच हैं वो पाए जाते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। मैं आपको इसका शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरीके से कि आप सीधा सीधा देखिए, पर्वतों पर कोई भी आर्थिक क्रियाएं नहीं की जा सकती। अब आर्थिक क्रिया नहीं की जा सकती, कृषि नहीं की जा सकती। तो कृषि के लिए और आर्थिक क्रियाओं के लिए और जीवन जीने के लिए, यहाँ आप कह सकते हैं कि आवास के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए अनुकूल जो स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। कैसी होती है? प्रतिकूल होती है। भी ध्यान रखना, पर्वतों का जो स्थिति होती है, पर्वत जो होते हैं वो आर्थिक क्रिया के लिए, कृषि के लिए और रहने के लिए प्रतिकूल होते हैं, जबकि घूमने फिरने के लिए और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के अनुकूल माने जाते हैं।
इसीलिए पर्वतों पर आप देखते हैं ज़्यादातर पर्वतों पर कौन रहता है अभी, या तो जंगली जो लोग हैं, जो आदिवासी जो लोग हैं वो पर्वतों पर रहते हैं, और या फिर वहाँ पर जो घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस हम उसको बना सकते हैं। यानी पर्यटन के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध करवाता है कौन, पर्वत, जबकि आर्थिक क्रिया के लिए और कृषि के लिए प्रतिकूल होता है। अब अगर हम पठारों की बात करें तो पठार जो होते हैं ये कृषि के लिए भी अनुकूल होते हैं, उद्योगों को यहाँ पे थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और पर्यटन भी यहाँ पे विकसित हो सकता है। तो ये लगभग एवरेज क्षेत्र आ जाता है। मैदानों की अगर हम बात करें तो मैदान सबसे अधिक कृषि, आर्थिक क्रिया और रहने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे अनुकूल जो जलवायु होती है या सबसे अनुकूल जो स्थिति होती है वो किसकी होती है, तो मानव सबसे ज़्यादा जो मैदानों पर रहना ही पसंद करता है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मैदान है सबसे बड़े। भारत के अंदर सबसे बड़े मैदान कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है, और यहीं पर आपको सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। 19 करोड़ जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश की है, यूपी की, जो कि 20 करोड़ जनसंख्या पड़ोसी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जो है एक इतना बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। ब्राज़ील इतना बड़ा जो देश है जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। ब्राज़ील भारत से 2 स्टेप आगे है, मतलब भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना, तो ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील की जनसंख्या कितनी है, 20 करोड़। और उधर से देखा जाए तो यूपी अकेले की जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़, 19.98, 20 करोड़ ये जनसंख्या हो गई। तो आप देख सकते हैं कितनी अधिक जनसंख्या जो है वो मैदानों में रहना पसंद कर रही है। दूसरी तरफ देखें बिहार, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में सबसे अधिक है। भारत में क्या कई देशों से ही वो आगे है, कई देशों के घनत्व से बहुत आगे है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि पूरे भारत को अगर देखा जाए या पूरे राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व होता है, ध्यान रहे जनसंख्या टॉपिक हमारा आगे आएगा जिसमें हम और अच्छे तरीके से देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, कितने प्रकार का होता है। फिलहाल एक बार समझ लीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मंगोलिया जो देश है, मंगोलिया देश जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो मंगोलिया देश में 2 लोग रहते हैं। मंगोलिया देश का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और जनसंख्या इतनी कम है कि अगर हम जनसंख्या के अंदर बांट दें कि ये लो भी, ये 1 वर्ग किलोमीटर एरिया तुम्हारा, ये 1 वर्ग किलोमीटर एरिया तुम्हारा, तो कितने लोगों को 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मिलेगा। मंगोलिया में 2 लोगों को 1 वर्ग किलोमीटर एरिया मिलेगा, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर 1100 लोगों को जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ये है, ये दिखाता है क्या, ये दिखाता है मैदानों की महत्ता को या मैदानों की अनुकूलता को दिखाता है कि कहाँ मैदान किसके लिए अनुकूल माने जाते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हो गए हमारे पास में। अब थोड़ा सा अपन विस्तार से भी देख लेते हैं। जो देखिए जरा पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। अब इसमें क्या है, पृथ्वी की अगर हम पृथ्वी को अगर तीनों भागों में बांट दें तो कितने हमें मैदान मिलेंगे, तो देख लीजिए धरातल का 26% जो है वो हमें पर्वत मिलेंगे, 33% पठार मिलेंगे पूरी पृथ्वी के धरातल पर, और 41% जो है वो हमें मैदान मिलेंगे। तो ये आप अपने पास में एक आंकड़ा आ गया। ऐसा कैसा आंकड़ा आप भारत के संदर्भ में याद रखिए कि 29% भारत के अंदर क्या है, पर्वतीय भाग है 29%, और 27% क्या है, पठार है, और 43% हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे। ऐसे ही राजस्थान का भी आंकड़ा अगर आप याद रखें तो राजस्थान के जो ऊंचावच है उसे हम नॉर्मली 4 भागों में बांटते हैं, 3 में नहीं 4 में। क्यों, क्योंकि मरुस्थल अपनी एक महत्व रखता है, मरुस्थल भी है इसका बड़ा क्षेत्र, इसीलिए 61% भाग पर जो है वो हमें मरुस्थल मिलेगा, और 9% भाग पर हमें पर्वत मिलेंगे। उसके बाद में 23% भाग पर हमें मैदान मिलेंगे, मैदान, और 7% भाग पर हमें पठार मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान के भी आप ऊंचावच के बारे में ध्यान रखें, पृथ्वी के ऊंचावच और भारत के ऊंचावच तीनों के बारे में आप ध्यान रखें, और ऐसा आप उसमें लिख करके जरूर आए। तो देखिए जरा पर्वतीय भाग
असम होते हैं। कैसे होते हैं? असम, यानी सम नहीं होते हैं, विषम होते हैं। असम का मतलब क्या हो गया कि पर्वतीय भाग विषम होते हैं, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, इस तरीके से। तो तथा जलवायु भी कठोर होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? कठोर होती है। यहाँ प्रत्येक आर्थिक क्रिया सुगमता पूर्वक संपादित नहीं हो सकती। तो सीधा सीधी सी बात है कि आर्थिक क्रियाओं के ये प्रतिकूल होते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकीय संतुलन अच्छा पाया जाता है। पारिस्थितिकी यहाँ पे बहुत अच्छी पाई जाती है। जैव विविधता बहुत अच्छी तरीके से होती है। अनेक प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु और प्राणी यहाँ पे निवास करते हैं। पर्वतों पर घुमक्कड़ पशुचारण क्या क्या होता है? पर्वत पे या तो घुमक्कड़ पशुचारण किया जा सकता है या फिर एकत्रीकरण यानी कि फूड गैदरिंग यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, फूड को इकट्ठा करना, शिकार करना या फिर स्थानांतरित कृषि करना, जो कि मनुष्य का मुख्य व्यवसाय था पहले। जब आदिवासी था मनुष्य तब ये इसके मुख्य व्यवसाय होते थे। ये प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। पठारी बाग धरातल के मुख्य भू आकार है। इनके द्वारा पृथ्वी का एक विशाल भाग आवृत है, घिरा हुआ है। यह क्षेत्र धरातल से एकदम ऊंचा उठा हुआ लेकिन समतल सतह वाला भाग होता है, जहां चोटियों का अभाव पाया जाता है। पठार क्षेत्र जो होते हैं भी मानव जीवन के लिए कठोर परिस्थितियां प्रदान करते हैं। मैदानी भाग मानव जीवन के क्या होते हैं? अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। विदित है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, जितनी भी विश्व की सभ्यताएं हैं वो मैदानों में ही पनपी थी, मैदानों में ही उनका विकास हुआ था। जैसे नील नदी के सहारे मिस्र की सभ्यता, सिंधु नदी के सहारे सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फ्रात नदियों के किनारे थी। तो इस तरीके से आपने इन सभ्यताओं के बारे में याद रखना है, इनके नाम लिख करके आने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र में नील नदी की सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में हवांग हो की सभ्यता और मैक्सिको में माया सभ्यता, पेरू में इंका सभ्यता आदि विकसित हुई थी। कहाँ पे? मैदानों के अंतर्गत हुई थी। उच्चावच का प्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। उच्चावच का सीधा सीधा प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अगर हम सपोज करें कि भारत में उत्तर में हिमालय पर्वतमाला ना होती ना, तो भारत के लगभग उत्तर में पूरे जगह पर हमें मरुस्थल देखने को मिलता। दूसरी बात, अगर राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला ना होती या अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो वर्तमान में जिस प्रकार की है वैसे ना होकर के पूर्व पश्चिम की होती, तो राजस्थान में मरुस्थल ना होता, भी मरुस्थल नहीं होना था राजस्थान के अंदर। तो ये प्रभाव पड़ता है किस पर? जलवायु पर भी। ठीक है, किसका? उच्चावच का। जलवायु के तत्व क्रमशः तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा पवन, ये उच्चावच से नियंत्रित होते हैं। अब जलवायु के तत्व उच्चावच से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। हमने देखा है कि नॉर्मली 165 मीटर की हाइट पर जाने पर क्या होता है? अभी 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है, 1 डिग्री तापमान में क्या आती है? अभी कमी आ जाती है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। पर्वतीय धरातल के कारण किसी देश की जलवायु में न केवल ठंडी होती है वरन वर्षा भी अधिक करती है, क्योंकि उष्णार्द्र हवाएं पर्वतों को पार करने के कारण वर्षा कराती हैं। तो हवाएं जो होती हैं वो उष्ण आर्द्र होती हैं, गर्म और ठंडी होती हैं, पर्वतों को पार नहीं कर पाती हैं, उनसे टकरा करके बरसात करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में हिमालय पर्वतमाला न होता तो संपूर्ण उत्तरी भारत सहारा तुल्य एक मरुस्थल होता। बात आ गई सामने आपके? इस तरीके से तो बातें आपकी वही हैं, सिंपल हैं, अच्छे से समझाओगे। पर्वतीय स्थिति के कारण कोलंबिया नदी घाटी का पश्चिमी भाग हरा भरा है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो वनस्पति के अभाव में है। ऐसे ही राजस्थान, भारत के दक्षिण में आप पश्चिमी घाट को देखेंगे तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वो हरा भरा है, जबकि पूर्वी हिस्सा जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से तमिलनाडु का जो एरिया है वो जो है थोड़ा वनस्पति के अभाव में है। हिमालय पर्वतमाला की उपस्थिति के कारण भारत में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं करती हैं। ग्रीष्म काल में पर्वतीय क्षेत्रों की ठंडी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होती है। गर्मियों में पर्वतों पर जाना अच्छा माना जाता है। स्विट्जरलैंड, कश्मीर, मसूरी, शिमला आदि क्षेत्र इसी कारण से पर्यटन के सबसे आकर्षक केंद्र बने हुए हैं।
पर्वत मानवीय प्रवास माइग्रेशन को भी अवरुद्ध करता है, माइग्रेशन नहीं होगा। अभी आप देखेंगे कि जितने भी आक्रमण हुए थे, मंगोलों के आक्रमण हुए थे या किसी अफगानियों के आक्रमण हुए थे, तो जहाँ जहाँ पर्वतमाला थी उसने उसको उस आक्रमण को अवरुद्ध किया था, आक्रमण नहीं हो पाए। अब ऊपर चाइना था तो चाइना इतने आक्रमण करता, आज तक वो पूरे के पूरे भारत को हथिया सकता था, लेकिन हिमालय पर्वतमाला होने की वजह से वो यहाँ इतना आगे नहीं बढ़ पाया है। पठार भी आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं माने गए हैं। ये क्षेत्र शुष्क अथवा अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं। पठार सामान्यतः कृषि के अनुकूल नहीं होते हैं। केवल ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित धरातल वाले पठार ही कृषि के लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि उससे क्या निकलती है भी, काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी उसमें होती है। उष्णकटिबंधीय पठारों पर अर्ध उष्ण, शीतोष्ण, अर्धशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ मानव निवास की दशाएं अनुकूल होती हैं। बोलीविया एवं मैक्सिको में 75% जनसंख्या पठारों पर रहती है। तो कारण होता है पठारों पर रहने का, अन्यथा कोई भी पठारों पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में पर्यावरण के दो घटक हमने देखे हैं, अवस्थिति और ऊंचावाच। इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।